Hello, my lovely students out there. This is ARK representing NRK9. Dear CS professional students, जी हाँ एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वैल्यूएशन स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइम फोकस आज के सेशन का जो रहेगा वो रहेगा किस तरफ? जी बिल्कुल, सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब उससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान समझना। देखो समझो, जब हम वैल्यूएशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं और इस टॉपिक के अंदर हमें बहुत ध्यान से सीखना भी और समझना भी है कि भाई जब हम किसी वैल्यूअर को अपॉइंट करते हैं, ध्यान सुनना, और वैल्यूअर की अपॉइंटमेंट बेसिकली इस केसेस में कौन करता है आप जानते हैं? ऑडिट कमेटी करती है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी। तो वैल्यूअर क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है? उसका रोल है कि फेयर मार्केट वैल्यूएशन करना। वापस बोलो, फेयर मार्केट वैल्यूएशन करना। अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यूएशन है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होगी कि कंपनी की अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या है भाई, जिनकी वैल्यूएशन करनी है। हमें देखना पड़ेगा ना वैल्यूएशन किसकी करनी है, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, प्रॉपर्टी की। तो हम देखेंगे कि अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, कंपनी की इनकम जनरेटिंग कैपेबिलिटीज किस तरीके की है। जी हाँ, इनकम जनरेट किस तरीके का है, ठीक है। या हम देखेंगे कि उसकी कंपनी को हम कंपेयर करेंगे विद अदर ट्रांजेक्शंस, से बोलते हैं कंपैरेबल ट्रांजेक्शंस इन द सेम इंडस्ट्री विद अदर कंपनीज। अच्छा, अब क्यों एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आती है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यूएशन करनी है, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यूएशन, और समवेयर वी कैन कॉल इट फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब इसके लिए फेयर वैल्यूएशन के लिए कई सारे मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, फॉर्मूलाज प्रिस्क्राइब किए गए हैं। लेकिन हर एक फॉर्मूला, हर एक मेथड, हर एक प्रोसीजर हर एक इंडस्ट्री के लिए सेम नहीं हो सकता। समझना, एक ध्यान समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना पहले, ठीक है। देखो समझो, अगर कोई कंपनी जो कैपिटल इंटेंसिव है, आप सुनना, जो कंपनी कैपिटल इंटेंसिव है, सर कैपिटल इंटेंसिव का मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एफएमसीजी कंपनीज। एफएमसीजी क्या होता है सर? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। आप देखते हैं ना डेली रूटीन में जो आप गुड्स यूज कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। वो कंपनी कैसी होगी? कैपिटल इंटेंसिव, पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि सेल्स लगातार होती है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना एक बार, आप मिल्क यूज कर रहे हैं अमूल का, ठीक है, तो आप ये देखिएगा वो कैसा काम कर रहा है, उसका डेली बेसिस पे अमूल यूज हो रहा है, उसका प्रोडक्ट मिल्क जो है डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। सर कंपनी के बारे में, अरे भाई समझो पहले बेसिक्स, ऑलराइट। सो एफएमसीजी कंपनी है या कोई भी कंपनी जिसमें कैपिटल इंटेंसिव है इन नेचर, ऐसे कंपनी जिनकी सेल बहुत ज्यादा होगी, वहां पर हम एसेट्स बेस्ड अप्रोच लगाएंगे मेथड करते वक्त। जी हाँ, लेकिन अगर कोई कंपनी सर्विस इंडस्ट्री में है तो वहां एसेट्स बेस्ड मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हम बात की कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री की, तो वहां स्पेसिफिकली एसेट्स की तरफ हमारा फोकस नहीं रहेगा। लेकिन इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन का क्लास चैप्टर 6 के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेथड भी कैलकुलेट करेंगे। आज का जो क्लास है ना, इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से सुनना, जब भी हम बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन का, ध्यान सुनिएगा वापस, जब भी हम बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन का, तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी। और एग्जाम में हो सकता है आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपसे यही पूछ ले कि कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्रोमाइज, बोलो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट और अमलगमेशन। अब एक बात समझना, कॉम्प्रोमाइज और ऑफ कोर्स मैं पहले बता चुका हूं, इसी क्लास की सीरीज चल रही है, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कॉम्प्रोमाइज बेसिकली जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर एंड बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, सो हम जनरली वहां पे कॉम्प्रोमाइज स्कीम अप्लाई करते हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को देखते हुए बताऊंगा अभी। या अरेंजमेंट जब बेसिकली प्राइम फोकस हमारा कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ होता है, या कैपिटल इंक्रीज करना है या रीऑर्गेनाइज करनी है कैपिटल कंपनी की, तब हम वहां पर अरेंजमेंट का बात करते हैं। ये टर्म बेसिकली जब यूज होती है, जब हम बात कर रहे हैं किन के बीच में, हम बात कर रहे हैं कंपनी और उसके मेंबर के बीच में। अब जैसे ध्यान सुनना, अब ये स्कीम की जब इस स्कीम की हम बात करेंगे तो हमें माइंड में क्या रखना होगा, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। सबसे पहले याद रखो मेरी बात, कंपनीज एक्ट अप्लाई होना ही होना है। मतलब कंपनीज एक्ट अप्लाई होने का मतलब, देखिए सान सुनना,
चैप्टर 15 बोलो यार, चैप्टर 15 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है जी मेरे अंदर ना कुछ सेक्शन 230 से 240 तक के रेंज के हैं। मतलब सर अभी बताया था पहले भी यार, सेक्शन 230 से 240 तक चैप्टर 15 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 जो बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन की। इसके अलावा पहला तो हमने कंपनी से समझ लिया, कंपनी से हमें पढ़ना होगा, ठीक है सर। दूसरा हमें क्या कंसीडर करना होगा, बोलो मेरे साथ में, कंपनीज कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन रूल 2016। बोलो, देखो सुनो, एक बात सुनो ध्यान से, अगर बोलोगे नहीं ना याद नहीं होगा, बोलिए, मेहनत कीजिए थोड़ी सी मेरे साथ में। हाँ तो कौन सा है, कंपनीज। सर रूल्स क्यों बता रहे हैं भाई, रूल्स में ना ध्यान सुनना भाई, रूल्स में ना बताया गया है कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, कब तक लगेगा, किस किस को दिया जाएगा। यहां याद रखिएगा रूल्स इसलिए हैं, सपोर्टिव हैं, एक तरह से कहा जाए तो एक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए रूल्स हैं। बात पकड़ में आ रहा है, ऑलराइट सर। तो रूल्स कौन से हैं हम पढ़ेंगे, कंपनीज, अरेंजमेंट, बोलो कंपनीज, और देखो कौन कौन सा है, 3, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, अमलगमेशन रूल 2016। ठीक है सर, तो कंपनीज एक्ट हो गया, फिर उसके रूल्स हो गए। तीसरी बात याद रखो, एनसीएलटी रूल्स। सर एनसीएलटी रूल्स क्या करेंगे, अरे भाई ये जो स्कीम है ना ये अप्रूव होगी कैसे, एनसीएलटी के थ्रू। तो एनसीएलटी का प्रोसीजर है, उसकी प्रोसीजर के लिए कुछ रूल्स एनसीएलटी के रूल्स में लिखे हुए 2016, एनसीएलटी रूल 2016, तो वहां प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। तो क्या ऐसे ही सीएस बन जाओगे, ऐसे एक प्रोफेशनल तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट बनने के लिए तो सब चीजें समझनी आनी चाहिए, ठीक है। बट इस सेशन के अंदर सब इजी कर दूंगा। सो पहला क्या था, कंपनीज एक्ट। दूसरा रूल्स, कौन से रूल्स है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन रूल्स 2016। फिर तीसरी बात क्या सीखी हमने, एनसीएलटी रूल्स 2016। ऑलराइट सर, अब इनको हटाते हैं, आगे सुनो। और सर कितना सुनाने वाले हैं, अरे देखते जाओ। इसके अलावा हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कंसीडर करेंगे। जनरली हम ये देखते हैं, सपोज जिस कंपनी को याद देखिएगा हम एक्वायर कर रहे हैं, या सुनो ध्यान से, सुनो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक और हम बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ याद देखिएगा, टेक ओवर भी रेगुलेशन, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स की स्कीम सेक्शन 230 सेक्शन 11 में कवर होता है। सर इतनी स्पीड से बताएंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, आगे बताने वाला हूं। ध्यान सुनना, अब जब एक कंपनी लॉस मेकिंग है, आप उसके साथ में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अमलगमेशन हो रहा है। अब भैया उस कंपनी के लॉस मेकिंग कंपनी के लॉसेस को भी मैं साथ में ले रहा हूं, तो मेरे को कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो बोलता हाँ मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके लॉसेस आपके प्रॉफिट्स अपने एडजस्ट किए जाएंगे। ऑलराइट सर, इसके अलावा कौन सा एक्ट पढ़ेंगे सर, इसमें सर हम लोग पढ़ेंगे सेबी एलओडीआर, अगर ये ट्रांजैक्शन लिस्टेड कंपनी से रिलेट कर रहा है तो। ऑलराइट सर, और क्या होगा, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 की बात करने आ रहा, भागा भागा बोलो, सुनो ऐसा ट्रांसफर करने वाले अंडरटेकिंग बोला, हाँ तो अंडरटेकिंग अगर ट्रांसफर होगा तो ऑफ कोर्स हमको इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 भी अप्लाई करना है, बिकॉज यहां पर बात होने वाली है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, और ऑफ कोर्स हम स्टैम्प ड्यूटी तो लगाएंगे। ऑलराइट, अभी बताऊंगा सब ट्रांजैक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सर, इसके अलावा और कोई बच रहा है क्या, हाँ कंपटीशन एक्ट 2002, लेट्स अंडरस्टैंड। सीसीआई कहता है, कौन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कहता है हमें ये देखने दीजिएगा कहीं आप सेक्शन 4 या सेक्शन 5 या सेक्शन 6 की वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। सर ये क्या कहा आपने, अरे समझो एब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन तो नहीं करने वाले हो, कॉम्प्रोमाइज, या अब समझो आप दो कंपनीज आपस में मिल रहा है, कहीं ये एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस तो नहीं है। सो ऐसे केसेस में कंपटीशन एक्ट 2002 भी पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा बात, अंडरस्टैंड कि कई सारे जब बहुत सारे रेगुलेशंस बोले जाते हैं तो बच्चे को घबराहट हो जाती है, अरे ये पढ़ना है, बट ट्रस्ट मी यार बहुत ईजी है, सच में ईजी है, नहीं लगता था अब तक, अब ईजी हो जाएगा। सो एक बार मेरे साथ में बोलिएगा, बाद में ना हर एक क्लास के अंदर इन सब का पोस्टमार्टम कर दूंगा, और आज के अंत सेक्शन के अंदर सेक्शन 230 विद रूल्स याद कराऊंगा, आई प्रॉमिस टू यू, तुम देखते जाओ बस। ऑलराइट, सो हमने कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे होंगे जब भी हम स्कीम की बात करेंगे। कौन सी स्कीम है, स्कीम का नेम है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन। बोलो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन। इस स्कीम के अंदर, अच्छा किसी बच्चे को अगर बेसिक्स नहीं पता हो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, मैंने पहले अभी भी रिसेंट क्लासेस में डिस्कस किया है, पहले वो देख लीजिएगा, ये और इजी कर देंगे, ठीक है। यहां मेरा प्राइम फोकस रहेगा सेक्शन की तरफ। ऑलराइट सर, सो पहला हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
कंपनीज एक्ट, दूसरा कंपनीज के रूल्स, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमल कमीशन रूल्स 2016, फिर एनसीएलटी रूल्स 2016, ऑलराइट, इनकम टैक्स एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इन स्टैंप एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सेबी एलओडीआर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ऑलराइट, ठीक है सर। अब देखिएगा ये लिस्ट हमारे सामने आया। अब मेरे साथ में एक बार फटाफट यहां देखो, क्वेश्चन बन सकता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन, कंपनीज एक्ट, फिर आता है कंपनीज लॉ, ऑफ कोर्स एनसीएलटी रूल्स 2016, फिर कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल्स 2016, इनकम टैक्स 1961, सेबी एलओडीआर एंड कॉम्पिटिशन 2002 एंड अप्रूवल फ्रॉम द सेक्टर रेगुलेटर्स, सर अप्रूवल फ्रॉम द सेक्टर रेगुलेटर्स, जी हाँ। और ये पता नहीं कहाँ कंजूसी कर गए, अरे कहाँ छोड़ गए भाई स्टैंप एक्ट को, हाँ जी इंडियन स्टैंप एक्ट, पता नहीं यहां लिखने में क्यों शर्म आया इनको, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, जी हाँ, बिकॉज अगर क्वेश्चन अराइज होगा जब ऑफ कोर्स अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रहा है भाई, मोल प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, सो इंडियन स्टैंप एक्ट भी अट्रैक्ट होगा, प्रोवाइडेड एग्जिस्ट भी हो जाती हैं, ऑफ कोर्स स्टैम्प ड्यूटीज भी एग्जिस्ट हो जाती हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्रांजैक्शन। ये हम सब चीजें आगे सेक्शन में सीखेंगे, ठीक है। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात पकड़ में आया होगा, क्लियर एकदम। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कि अगर ये नए बच्चों तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर बाद में मत कहना हमें पता नहीं लग रहा क्लास कहां आ रहा है, भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। इतने सारे है, तुम कोई पूछते हो व्हाट्सएप पर, तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ। सारी क्लासेस का आपको पहले यहाँ से बेस मिल जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंटली। फिर उसके बाद में अगर आप पूरी क्लासेस चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, तो आपको याद रखिए क्लासेस मिल जाएगा बहुत रीजनेबल प्राइसेस पर है। रीजनेबल का मतलब यहाँ पर हर कोई अफोर्ड कर सके, क्वालिटी सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि मेडल से पढ़ना है एंड टेस्ट सीरीज साथ में दे रहे हैं, ठीक है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए फोकस करते हैं। अब एक बात देखिएगा, जब हमने सीखा भी क्या, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वापस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तब हमने कुछ रेगुलेशंस याद करी। उसमें से अब हम देखो, ये तुमको ना पहला वाला क्लास जिस मेरे बच्चे ने देखा है ना, जो सिंसियरली ऑब्जर्व कर रहा है उसको, तो सारे सेक्शंस हमने उसमें रट्टा मार के रखे थे, जैसे सेक्शन 230 से 240 टाइटल्स, अंडरस्टैंड टाइटल्स, और इनमें टेक्निकल जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनकी भी हमने इंटरप्रिटेशन सीखी थी। उम्मीद कर रहा हूं पहले वाला सेक्शन, इससे पहले जो क्लासेस चल रही हैं आपने देखी हैं। नए स्टूडेंट्स को बार बार कह देता हूं ये बात ताकि वो कंफ्यूज ना हो। आज का हमारा जो टारगेट है वो है सेक्शन 230 टारगेट रहेगा कंपनीज एक्ट में। याद रखिए चैप्टर नंबर 15, मेरे साथ बोलिए चैप्टर नंबर 15, जिसमें सेक्शन 230 से 240 तक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। वन बाय वन हर एक सेक्शन को हम समझेंगे। याद रखिएगा बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे का मतलब मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे का मतलब यहाँ पे ये कह रहा हूं कि सेक्शन 230 से 240 जाएंगे तो हर एक सेक्शन अपनी कोई स्पेसिफिक टर्म्स डिफाइन कर रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं 230 के अंदर, तो 230 के अंदर पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, बोलो मेरे साथ, पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स बता रहा है विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। किसकी पावर बता रहा है? ये बेसिकली कह रहा है कंपनी की पावर है, कंपनी के पास राइट है। देखो यहां हो, जैसे अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, अभी क्या भी याद होगा हमको, ठीक है। ये कह रहा है कि कंपनी की ये पावर है, कंपनी का राइट है, दोनों बातें कह रहा हूं। कंपनी का पावर भी कह सकते हैं हम इसे, कंपनी का पावर है तो राइट भी बन गया उसका, वो कि वो राइट है कि कंपनी अपने क्रेडिटर या क्लास ऑफ क्रेडिटर या मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर। सर ये क्या होता है पहले एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। जब हम बोल रहे हैं मेंबर, आई होप जानते होंगे, जब हम बोल क्लास ऑफ मेंबर, हो सकता है स्पेसिफिकली वो सिर्फ इक्विटीज के लिए हो। जो स्कीम यहां लाई जा रही है, जो अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसको वो सिर्फ जो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं वो सिर्फ इक्विटी वाले को इंपैक्ट कर रही है, प्रेफरेंस से कोई लेना नहीं है, तो क्लास हो सकता है। इसमें भी हो सकता है वो पर्टिकुलर क्लास डीवीआरस की हो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की हो, तो एनी क्लास ऑफ देम मेंबर और एनी क्लास ऑफ देम, मतलब मेंबर हो सकता है, हम लोग जब बोल रहे हैं मेंबर इक्विटी शेयर होल्डर को बोल रहे हैं, और अगर हो सकता है एनी क्लास ऑफ देम, एनी क्लास ऑफ देम का मतलब हो सकता है वो स्कीम डीवीआर वालों के लिए हो। डीवीआर आई होप समझते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा कह रहा है मेंबर क्रेडिटर, तो कंपनी को पावर दिया गया कि वो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट्स कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग यहां पर एक सेंस से समझिएगा, डिस्प्यूट अराइज हो गया। फॉर एग्जांपल, आपने अज्यूम कीजिएगा आपकी कंपनी ने बैंक से लोन लिया और वो रिपे नहीं कर पा रहा,
अब प्रॉब्लम अराइज हो गया, तो क्या हो रहा है वहां पे, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अराइज हो गई। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आगे मतलब सर, अरे 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 सुनो, एक ऐसा आगे एक इशू आने वाला है कि कंपनी कहेगा हम अपना शेयर्स देते हैं भाई तुमको, तुम अपना लोन एग्जिस्ट कर लो। तो ये भी है एक पॉइंट अराइज हो सकता है कॉम्प्रोमाइज के अंदर। क्या हो रहा है, तो ऐसे केस में कंपनी के पास पावर है कि वो फॉर्म नंबर, मेरे साथ बोलो, NCLT1 वापस NCLT1 कंपनी NCLT1 एक ऐप फॉर्म भरेगी NCLT1 जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। किसको दिया जाएगा, NCLT को, जो कंपनी खुद कंपनी दे सकता है, कोई क्रेडिटर चाहता है तो क्रेडिटर दे सकता है। डिपेंड, चाहने का मतलब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया वो आगे बताऊंगा, ठीक है। मेंबर भी कर सकते हैं, और लिक्विडेटर कब कर सकता है, लिक्विडेटर जब कर सकता है जब कंपनी वाइंड अप का ऑर्डर पास हुआ है। तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं जब लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। तो NCLT फर्स्ट के अंदर सेक्शन 230 कह रहा है कि NCLT 1 के अंदर एप्लीकेशन दिया जाएगा किसको, ट्रिब्यूनल को। देखो यहाँ पे ध्यान से, किसको दी जाएगी एप्लीकेशन, बाय कंपनी है, क्रेडिटर, मेंबर, लिक्विडेटर टू NCLT। और NCLT क्या करेगा, मीटिंग कॉल करेगा अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब NCLT कहेगा कि भाई मीटिंग बुला लो, किनका, क्रेडिटर का तो क्रेडिटर का बुलाओ, मेंबर का तो मेंबर का बुलाया जाएगा। बोला सर ठीक है, और मीटिंग उसी तरह से होगी जिस तरह से NCLT ने प्रोसीजर बताया, जिस मैनर में बताया उसी तरह से मीटिंग कंडक्ट की जाएगा। ये पहली बात हमने सेक्शन 230 के टाइटल से हम समझ रहे हैं, ठीक है सर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 2 आता है, सेक्शन 2 ध्यान सुनना, सेक्शन 2 जब ये बात आप देखो समझो, अब NCLT को भाई आपने एप्लीकेशन दिया, प्रैक्टिकल सोच के देखना, एप्लीकेशन आपने दिया NCLT 1 के अंदर, NCLT ने एप्लीकेशन देखा। अच्छा एक बात यहीं ऐड कर दूं, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, ताकि NCLT 1 के साथ ना NCLT 1 जो कि एप्लीकेशन है, और NCLT 2 इसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ नोटिस। एडमिशन ऑफ नोटिस, एडमिशन ऑफ नोटिस के अंदर हम उनका डिटेल दे रहे हैं जो लोग अप्लाई कर रहा है, ठीक है। NCLT फर्स्ट के अंदर हम जर्नल फॉर्मेट है जिसमें हम अपनी हम लोग डिटेल भर के दे रहे हैं, जनरल फॉर्मेट है जिसमें हमने अप्लाई किया है। अब ये अप्लाई एप्लीकेशन के अंदर किसकी हो सकती है, चाहे वो आपने अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन टू NCLT फॉर पार्टीज का नेम इंक्लूड करने के लिए, रीजॉइंडर के लिए, ठीक है। और एडमिशन ऑफ नोटिस NCLT 2 में देते हैं, ठीक है सर। अब क्या होगा, NCLT जब कहेगा कि भाई मीटिंग कॉल करो, क्या कहेगा NCLT, मीटिंग कॉल करो, तो मीटिंग कॉल करने के लिए सबको नोटिस भेजा जाएगा क्योंकि NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया। अब क्या होगा, नोटिस भेजो किनको, कंसर्न पर्सन कौन कौन है हमारा यहाँ पर, मेंबर है, क्रेडिटर है, लिक्विडेटर है, ठीक है। इसके लिए फॉर्म CAA2 मैं साथ के साथ आपको रूल भी सिखा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं सेशन को ध्यान सुनना, मैं रूल भी साथ में बता रहा हूं। अगर डायरेक्टली सेक्शन बोल दूंगा तो ये रूल्स वहां नहीं लिखे हुए, तो रूल्स भी सिखा रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। तो इसके लिए क्या करा जाएगा, CAA2 फॉर्म इंडिविजुअली सभी मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, जो कंसर्न पर्सन है, जो अफेक्ट होंगे इससे, इस स्कीम से, उन्हें भेजा जाएगा। बोल सर ठीक है। और उसके साथ में इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर्स क्या देते हैं, एप्लीकेशन साथ में कह रहा हूं, पहले एप्लीकेशन साथ में, देखिए क्योंकि यहां पे क्या हुआ, NCLT 1 में आपने एप्लीकेशन लगाया, फिर ट्रिब्यूनल ने कहा ठीक है भैया मीटिंग कॉल करो, मीटिंग कॉल करने का नोटिस हमने CAA2 के अंदर देंगे सभी मेंबर्स को। बोले ठीक है सर। लेकिन NCLT 1 जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, ध्यान सुना, जब NCLT 1 एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको ट्रिब्यूनल की सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देने मैंडेटरी हैं। आपने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी स्कीम कॉम्प्रोमाइज की, अरेंजमेंट्स की, अमलगमेशन की विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स कंसीडर नहीं होगी, या अगर कोई कॉम्प्रोमाइज है विद द क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर की कंसेंट चाहिए पहले, तभी स्कीम आगे जा सकती है। तो क्या करेंगे, NCLT 1 के साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में हम इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर्स क्या क्या होंगे, जर्नल डिस्क्लोजर्स है, सोच के देखो आप, लेटेस्ट अपने फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, कंपनी अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, प्लस लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट कंपनी के अकाउंट्स के बारे में, प्लस अगर कोई कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग आ गई इन्वॉल्व है। क्या कह रहे हैं सर, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जी हाँ, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के डेट्स को उसके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं। अब कैसे, जैसे समझो भी हमने बताया, बैंक से लोन लिया, बैंक का लोन रीपेमेंट नहीं कर सकते हो, तो अब अल्टीमेटली क्या होगा भैया, वो पैसा जो है वो थ्रू द स्कीम, कॉम्प्रोमाइज स्कीम, और वो कौन सी स्कीम आ जाएगी, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, तब उस पैसे को आपका
लोन का अमाउंट आपके कंपनी के शेयर्स में चला कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पर ऐसे उठा के नहीं कर देते हैं, प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसलिए एनसीएलटी 1 के साथ हम डिस्क्लोजर देंगे, क्योंकि अब एनसीएलटी 1 अगर आपका एडमिट हो गया, एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, तो फिर एनसीएलटी बोलेगा जाओ CAA2 फॉर्म, मेरे साथ बोलिएगा कौन सा फॉर्म है, CAA2, बोलो CAA2। सर क्यों याद करवा रहे हैं, ये लिख के नहीं होगा ना प्रोफेसर अच्छे से तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, तो याद रखना जरूरी है। CAA2 आपको इंडिविजुअली अपने मेंबर लोगों को, अपना क्रिएटर लोगों को देना होगा। बोला सर ठीक है, दे देंगे। फिर एक फॉर्म आता है CAA3, अभी बता रहा हूं ना, जो भी यहां पर रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्हें भी देंगे। रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब यहां पर जैसे रजिस्ट्रार आ गया हमारा, सेबी हैं, हाँ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, RBI है इन सर्टन केसेस, सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, हाँ, CCI भी आता है इन सर्टन केसेस। तो इन सबको आप क्या करेंगे, CCA फॉर्म 3, CC फॉर्म, कौन सा फॉर्म है सर, CCA3 फॉर्म के अंदर, कि ताकि आप विद इन 30 डेज सेक्टर रेगुलेटर्स या कंसर्न रेगुलेटरी बॉडीज विद इन 30 डेज आप अपनी रिप्रेजेंटेशन किसको आके दें, एनसीएलटी को, चाहे तो ऑब्जेक्शन रेज करें कि सर ये स्कीम कहां इशू कराइज कर रही है इन रेस्पेक्ट ऑफ दियर कंसर्न रेगुलेटर्स। बात पकड़ में आया, बोले तो ठीक है। तो सबसे पहला हमने देखा सेक्शन 230 सब सेक्शन 1 के अंदर कंपनी की पावर बताई है, साथ साथ ये बोला गया कंपनी का राइट है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है बिफोर द एनसीएलटी इन फॉर्म एनसीएलटी 1। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी एनसीएलटी 1 की एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो उसके साथ डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे। वो डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का बताया जाएगा, कंपनी के लेटेस्ट ऑफ कोर्स ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंपनीज अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब ध्यान सुनना, अगर ये कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेगा तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे देखो सब सेक्शन 2 के अंदर हमने क्या सीख रहे थे अभी, सर ये तो बताया नहीं, अरे ये तो कहानी सुना रहा हूं देर से, तुमको ये तो रीड करवा रहे हैं, अभी ये तो याद करवा रहे हैं। अगर तुमने याद किया ना तो पक्का बात है तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा, तो मेरी बात अगर ध्यान सुनते जा रहे हो तो ठीक है। अब देखो अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड हो गया तो पहला तो हमने बोला कि जो हम फॉर्म दे रहे हैं कौन सा, एनसीएलटी 1 जो है एप्लीकेशन फॉर्म। एनसीएलटी फॉर्म के साथ में हम लोग याद रखिएगा यहाँ पे डिस्क्लोजर देंगे। अच्छा, एनसीएलटी 1 प्लस एनसीएलटी 2, एनसीएलटी फॉर एडमिशन ऑफ नोटिस, ये फाइल किया जाएगा बाय द पार्टीज टू द एनसीएलटी। और एनसीएलटी 6 में हम एफिडेविट देते हैं, ठीक है। एफिडेविट के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर होगा वही देखते हैं। ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंपनी अकाउंट्स और पेंडिंग ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी। पहला डिस्क्लोजर एनसीएलटी 6 के अंदर लिख दिया हमने कि भैया कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में, प्लस कोई भी इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग उसके डिटेल दे दी। दूसरा, अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स तो वो भी बताया जाएगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ एनी इंक्लूडिंग द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स। क्लियर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जी हाँ, एनी स्कीम और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंसेंटेड टू बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू। फिर समझना, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, विंजो लेना पड़ेगा सर, सिक्योर्ड क्रेडिटर से, जिनको क्या करें, नॉट लेस देन 75% वैल्यू, not less than 75% value, again not less than 75% value, in value not in numbers count करना, in value कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक बार के लिए कंपनी के ऊपर टोटल जो सिक्योर्ड डेट्स है वो 1 लाख रुपीज का है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं वही समझाने के लिए, ठीक है। 1 लाख रुपीज का है, ठीक है, 1 लाख रुपीज का टोटल डेट, और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो 75,000 हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, 75,000 वैल्यू, इतना क्रेडिटर लोग हमको कंसेंट दे रहा हो, तो जिन लोगों को हमको ना, हमारा क्रेडिटर लोग है जिनका 75,000 रुपीज का अमाउंट हमको पे करना है, वो लोग कंसेंट दे रहा है किसके लिए, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान सुनना, एक तो आएगा क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का मतलब है भैया हम सच्चे आदमी हैं, हम फेक क्रेडिटर नहीं है, ठीक है। हमारा रियल में, एक्चुअल में, वास्तव में हमारा कंपनी की तरफ इतना डेट बनता है और उसके हमारे पास एविडेंसेस भी हैं,
इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए बोलते हैं क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये फॉर्म बेसिकली CAA1 में जाती है, ठीक है, बात याद रहेगा। दूसरा कहता है सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जी हाँ, अब ये जिस पर्टिकुलर क्लास की हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो लोग अदर क्रेडिटर जिनका इंपैक्ट नहीं हो रहा, बट अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की गई उसकी वजह से उसका इंपैक्ट दूसरे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर बन जाएगा, तो इसके लिए आपने कोई प्रोविजन बनाया नहीं बनाया, इस बात का स्टेटमेंट दीजिएगा। रिपोर्ट बाय द ऑडिटर ऑन द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग एज अप्रूव्ड शैल कंफर्म द लिक्विडिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन द एस्टिमेशन प्रोवाइडेड टू देम बाय द बोर्ड। हमें सिंपल एक बात याद रखनी है, क्या होता है, देखिए जैसे ही कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग आपने स्कीम एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी की लिक्विडिटी पे इंपैक्ट आ गया तो अगेन वो सेम प्रॉब्लम बनी रहेगी, समझेगा। अगर कैश जनरेट ही नहीं हो रहा है तो आप अपने डेट्स रीपे नहीं कर सकते हैं। तो ये देखा जाएगा कि अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया उसके बाद में कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन शुड बी इंप्रूव्ड टू पे इट्स एग्जिस्टिंग डेट्स, तो ये ऐसा देखा जाएगा। ये कौन बताएगा, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट से कंफर्म होगा। फिर कहता है क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं तो कंपनी ने अगर आरबीआई ने जो प्रिस्क्राइब ऑफ कोर्स मेथड किए हुए हैं उसको फॉलो किया है, where the company proposes to adopt the corporate restructuring guidelines specified by the RBI, तो ये बात आप बताएंगे। आरबीआई ने सबसे पहले आरबीआई ने बताया था, ठीक है, तब मुझे तो लेटर ऑन आया है, सबसे पहले आरबीआई ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर खास तौर से, क्यों, क्योंकि बैंक के केसेस में अक्सर ऐसा होता था डिफॉल्ट का, ठीक है सर। एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड प्रॉपर्टी और एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूज। रजिस्टर्ड वैल्यू बताएगा कंपनी की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी समझाया इस सेशन में कि रजिस्टर्ड वैल्यू क्या बताएगा हमको, रजिस्टर्ड वैल्यू बताएगा सर कि कंपनी की एसेट्स की वैल्यू कितनी है, प्रॉपर्टीज की कितनी वैल्यू है, शेयर्स की वैल्यू, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज की, इस सब की वैल्यूएशन हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यू से उसकी रिपोर्ट से लेते हैं। अब जब फॉर्म आप NCLT 1 एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसके साथ में एफिडेविट जाएगा NCLT 6 में, मेरे साथ बोलिएगा एफिडेविट जाएगा NCLT 6 में। NCLT 6 में ये सारे डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोजर होंगे एक बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंपनी अकाउंट्स एंड एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी। ये तीन बातें हमने वहां बता दिया, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर कोई भी रिडक्शन शेयर कैपिटल है, वापस बोलो, रिडक्शन, इफ देयर इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इफ देयर इज अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इफ एनी, देन प्रिस्क्राइब the term of the reduction of share capital in respect of compromise और arrangements की वजह से रिडक्शन है, इसलिए बोलते हैं सर रीऑर्गेनाइजेशन। अरेंजमेंट अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच शेयर कैपिटल, सो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है उसको मेंशन की जाएगा। थर्ड, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है तो ये अप्रूव होनी चाहिए बाय और कंसेंटेड बाय नॉट लेस देन 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू। तो अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय नॉट लेस देन 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू। अब इसके साथ साथ क्या देखेंगे, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। जी हाँ, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जाएगा, CAA1 फॉर्म होता है इसके लिए। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, सेफगार्ड्स ऑफ द प्रोटेक्शन। सेफगार्ड किसके लिए भैया, जो अदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उनके लिए पर्टिकुलर प्रोविजन होना जरूरी है। रिपोर्ट देना होगा क्रेडिटर का, जी हाँ, ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट किस बारे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडिटी टेस्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडिटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि एक और होगा, अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आपने अगर आरबीआई द्वारा, ऑफ कोर्स आरबीआई ने अगर बता रखा है कि ये प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर आपको फॉलो करना है तो आप वो फॉलो करेंगे। अगर किया है आपने तो मेंशन कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है इट इज अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस, तो मेंशन किया जाएगा उसके अंदर, क्लियर सर। एंड लास्ट वन जो हमारे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूअर का रिपोर्ट। ऑलराइट सर, रिजर्व वैल्यूअर का रिपोर्ट। ये सारे कंटेंट्स आप रेडी कर लेंगे और उसके बाद में आप NCLT 6 फॉर्म के अंदर एफिडेविट के फॉर्म में ये सारा आप डिटेल्स देंगे। क्लियर हो रहा है। NCLT इन सबको कंसीडर करने के बाद में ऑर्डर करेगा कि भैया मीटिंग कॉल कीजिएगा, वो क्रेडिटर का, मेंबर का, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब ये कॉल किया जाएगा मीटिंग तो उसके लिए फॉर्म होगा CAA2, जिसके थ्रू यहां पर आपको बता दिया जाएगा कि भाई इंडिविजुअली आपको नोटिस भेज रहे हैं कि आइए पधारिए और आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए पूरी डिटेल्स, कंप्रोमाइज, अरेंजमेंट्स या अमलगमेशन की। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बार बोला है तो ये बात याद हुई होगी। अब चलो आगे देखते हैं। अब क्या होने वाला है, नोटिस ऑफ मीटिंग। अब देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो हम पढ़ते हैं नोटिस जो कि NCLT 1 के साथ दिया था, NCLT, अरे भाई चले जाओ, NCLT 1 एप्लीकेशन प्लस NCLT 2 एडमिशन
ठीक है, नोटिस ऑफ एडमिशन। अब जब बोलते हैं नोटिस ऑफ मीटिंग तो किस किस को देंगे, अभी मेरे साथ में मैंने सीखो वापस बोलो, सर्कल्स पे ध्यान दो, सर्कल्स पे सारे क्रेडिटर लोगों को जाएगा और इन क्लास ऑफ देम एंड सारे मेंबर्स लोगों को हो गया, क्लास को जाएगा, डिबेंचर होल्डर जाएगा, कैसे जाएगा, इंडिविजुअली भेजा जाएगा एट द रजिस्टर एड्रेस विद द कंपनी। रजिस्टर्ड एड्रेस का मतलब लेटेस्ट रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब यहां पर क्या है कि जो कंपनी के साथ लास्ट 30 डेज पहले तक अपडेट हुआ हो। बात पकड़ में आ रहा है। अब मान लीजिएगा रिसेंटली किसी ने आज चेंज किया है और उसको नोटिस मिला है, अच्छा सपोज करो, अज्यूम करो मिस्टर ए ने आज इंटीमेट किया कंपनी को और उसको नोटिस आया 3 दिन बाद, CAA का 2 का नोटिस उसको आया 3 दिन बाद। अब उसको वो नोटिस नहीं मिला क्योंकि उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया अभी रिसेंटली, तो ऐसा केस में भैया कंपनी सिर्फ वही एड्रेस चेक करेगी जो लास्ट 30 डेज पहले कंपनी पास लेटेस्ट अपडेटेड था। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। इसलिए वहां पर ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपके पास लास्ट 30 डेज तक जो अपडेटेड एड्रेस है उस एड्रेस पे भेजा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हम भेजेंगे देखो क्या क्या जाएगा, वही सेम बात आएगा वापस। स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, वैल्यूएशन का रिपोर्ट बताएंगे, एक्सप्लेन देयर इफेक्ट्स ऑन क्रेडिटर्स एंड KMPs, प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर्स, मेंबर, डिवेंचर होल्डर्स, इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स ऑन एनी मैटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और एनी डिवेंचर। क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ध्यान सुनना कि भाई अगर ये स्कीम अप्रूव होता है तो इम्पैक्ट किसके ऊपर सकता है, KMP के ऊपर सकता है, प्रमोटर की होल्डिंग पे हो सकता है, नॉन प्रमोटर मेंबर्स हैं बट होल्डिंग सिग्निफिकेंट है, होल्डिंग्स हैं उन पे इम्पैक्ट हो सकता है, डिवेंचर होल्डर पे फॉर्स इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। या अगर हम बोलेंगे कि कॉम्प्रोमाइज स्कीम का कोई मटेरियल इंटरेस्ट है किसका डायरेक्टर का स्पेसिफिकली, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करना है और उनको एक तरह से देखा जाए तो वो डिटेल्स आपको देनी है। बोल सर ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखते जाओ, कहता है नोटिस आपको है ना अपनी कंपनी का वेबसाइट पर भी लगाना है, अगर आप लिस्टेड हैं तो सेबी को भी बताइएगा, नॉर्मल सी बात है, तो लिस्टेड हो तो सेबी को भी इंटीमेट करोगे, स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करोगे, ठीक है, क्योंकि वो अपना क्योंकि वो लोग क्या करता है वेबसाइट पे, आप कभी भी देखना स्टॉक एक्सचेंज पे जाना, सेबी पे जाना, वो उनके वेबसाइट पे एक्चुअली मेंशन किए जाते हैं ताकि अवेयर रहे लोग, ठीक है। कहते हैं also published in a newspaper in such a manner as may be prescribed when the notice of the meeting is also issued by way of advertisements। तो आप न्यूज़पेपर में बताएंगे indicated time within which the copy of the compromise arrangement shall be made available to the concerned person for person free of charge from the registered office of the company। concerned person को फ्री है, सबको नहीं है। concerned मतलब कौन है, मेंबर है, क्रेडिटर है। अब जरा सब ध्यान सुनो क्या होने वाला है। आपने मान लीजिएगा जैसे आपने अब लिस्टेड कंपनी है तो आपने सेबी को भी इंटीमेट किया होगा, स्टॉक एक्सचेंज किया होगा, वो आप लोग वेबसाइट पे अपना अपलोड करेगा। अब ये क्या कह रहा है, साथ साथ आप इसको पेपर न्यूज़पेपर में भी आप इसको पब्लिश करेंगे। अगर आपने इसको अच्छा पब्लिश करेंगे मतलब अगर एनसीएलटी ऑर्डर है तो ऑफकोर्स पब्लिश किया जाएगा। एनसीएलटी ऑर्डर करने के बाद जब इसको एनसीएलटी आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश करने के बाद में याद रखना वो यहाँ पर टाइम और आपको बताया जाएगा वेन्यू, न्यूज़पेपर में लिखा आएगा कि टाइम और वेन्यू कि आप कब कहां से ये इसकी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स की डिटेल्स की सारी कॉपीज आप कलेक्ट कर सकते हैं। कौन जो कॉन्सर्न पर्सन है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से इस टाइम पर इस डेट से लेके इस डेट तक के बीच में यहाँ से कंप्लीट कवर कर ले सकते हैं। ये आप कहाँ बताएंगे, आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में। क्यों बता रहे हैं, लॉजिकल बात है भाई, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज डिटेल की सारी डिटेल्स होंगी तो हम यहाँ पे एक इंटीमेशन दे रहे हैं। ऑलराइट सर, ठीक है सर। CAA 2 नोटिस याद हो रहा है, आगे देखते हैं। देखो आओ, नोटिस टू द प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय देमसेल्व्स। अब देखो ये बड़ा सिंपल सी बात है। देखो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना। नोटिस टू प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय देमसेल्व्स और थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। बहुत सिंपल सी बात है भाई। जब सेक्शन 4 ने आगे ये कहा, सेक्शन 230 का सेक्शन 4 आगे बोलता है कि आप ऑफ कोर्स वोटिंग अपना कैसे कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं ऑफ कोर्स, या फिर आप किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं या पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो देखो हाईलाइट की हुई है, बाय पोस्टल बैलेट टू द अडॉप्शन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द सच नोटिस। समझिएगा, CAA 2 फॉर्म आपने रिसीव किया, बात पकड़ मारा है। मीटिंग कॉल करने का नोटिस जो आपकी जो मीटिंग का जो नोटिस है वो किस मारा है, CAA 2 में, और उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अपना वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इट मींस दैट जब आप पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पास में 1 month का टाइम होगा। वो 1 month कहां से काउंट होगा, जिस डेट पर आपने रिसीव किया है, यहाँ पे लिखेगा देखिए फॉर द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द सच नोटिस। जिस डेट पे आपने नोटिस रिसीव किया है उस डेट से आपके पास 1 महीने का टाइम होगा, याद रखिएगा पोस्टल बैलेट केसेस में,
ठीक है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो कहता है कि अगर आप इस स्कीम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप क्या रखिएगा, कम से कम नॉट लेस देन आपके पास 10% आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, या अगर कोई यहां पर अगर कोई भी क्रेडिटर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो उसका आउटस्टैंडिंग टोटल डेट्स के अंदर कम से कम 5%, मतलब 5% कम नहीं चलेगा ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, ये देखिएगा, objection or to compromise or arrangement shall be made only by a person holding not less than 10% of holding or having outstanding debts amounting not less than 5% of total outstanding debts as per the latest or audited financial statements। क्या हो रहा है एकदम क्लियर एकदम। चलिए अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात समझो। अभी हमने बताया कि नोटिस जो है वो किस किस से देखा जाएगा, जितने भी रेगुलेटर्स हैं उन सबको। अब रेगुलेटर में यहाँ पे देखो हमने लिस्ट बनाई थी कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, आरबीआई, सेबी, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑफिशियल लिक्विडेटर, सीसीआई, सेक्टर रेगुलेटर्स। और इनको भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि भैया आराम करते रहो, 30 डेज का टाइम है, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देना, रिप्रेजेंटेशन देने का 30 डेज का टाइम है। देखो requires that representation, if any, to be made by them shall be made within a period of 30 days from the date of the receipt of the notice, and failing which, अगर यहाँ से कोई इनका रिस्पॉन्ड नहीं आया तो क्या मान लिया जाएगा कि they have no objection। बात पकड़ में आ रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 5 में देखो समझो, एक बात समझना, सबसेक्शन 1 में हमने नोटिस फाइल किया है, ध्यान से देखिएगा। सबसेक्शन 2 के अंदर हम लोगों ने, सबसेक्शन 1 के अंदर हमने एप्लीकेशन फाइल किया, 2 के अंदर हमने डिस्क्लोजर्स दिए हैं, 3 के अंदर हम लोग नोटिस ऑफ मीटिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नोटिस ले रहे हैं, मतलब हमारा मेंबर लोगों को, क्रेडिटर लोगों को, डिबेंचर होल्डर्स को इंडिविजुअली सेंड करा जाएगा। फिर उसके बाद में हमने 4 में देखा है कि आप किस तरह से नोटिस अपना, आपको प्रॉक्सी तरह अपना वोटिंग एक्सेस कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स पोस्टल बैलेट थ्रू करते हैं। पोस्टल बैलेट के अंदर 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं आपको भैया, सेक्टर रेगुलेटर्स को भी दिया जाएगा। एंड दे कैन आल्सो रेज द ऑब्जेक्शन, मतलब अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस। अप्रूवल एंड सेंक्शन ऑफ द स्कीम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, छोटी सी बात है, इतनी सी याद रखनी है इसके लिए। सबसेक्शन 6 कहता है, ध्यान सुनना, वंस द सेड स्कीम इज एग्रीड बाय द क्रिएटर और मेंबर, एक बार पहले मेंबर और क्रिएटर लोगों ने अपना स्कीम को एग्री कर लिया, फिर एनसीएलटी 1 के अंदर अपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया। एनसीएलटी 1 में एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में स्कीम को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद में एनसीएलटी ने कह दिया जाओ ऐश करो, मतलब एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया। And approved by the NCLT, the same shall be binding on the company, creditor, member or liquidator। याद रहेगा मेरे भाई, सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है ऑफ सेक्शन 230 का, कि once the scheme is agreed and approved by the NCLT, the same shall be binding on the creditor, member, company and its liquidator। याद रहेगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही याद रखना है इसका। आगे देखते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ द, अच्छा ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यार सेक्शन, ये कई बार केस लॉ में घुस जाता है भैया घूम फिर के भी, तो ध्यान रखना। कह रहा है कि एनसीएलटी सबसेक्शन के अंदर कह रहा है, एनसीएलटी ना स्कीम अप्रूव करते वक्त कुछ और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंसीडर करेगी। जैसे मान लीजिएगा इस स्कीम में, जी हाँ, जो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, मेरे साथ सुनना, बोलो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, इस स्कीम के थ्रू अगर जो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, हम उनके प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इक्विटी, ठीक है सर। तो याद रखना ये 2 इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि अगर प्रेफरेंस के ऊपर जो भी डिविडेंड है, मान लीजिएगा एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिसका डिविडेंड पेंडिंग था, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि हमारी हालत खराब है, इसलिए तो हमें कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करते घूम रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, या दे सकते हैं लेकिन आगे नहीं दे पाएंगे, तो या तो उस डिविडेंड का पेमेंट कर दो इनटू कैश, कैश में पेमेंट कर दो, फिर कन्वर्जन कर दो प्रेफरेंस को इनटू इक्विटी, अगर अप्रूव होगी तो बाय द एनसीएलटी। और अगर दूसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास, कि जो डिविडेंड के इक्वल अमाउंट जो है, इक्वल अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, उसी के अमाउंट के इक्वल आप उसको इक्विटी शेयर्स दे दीजिएगा। बात पकड़ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं, अगर स्कीम के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें इक्विटीज में, और हमारा उनका कोई अमाउंट डिविडेंड का पेंडिंग है, तो या तो उस पेंडिंग अमाउंट को आप डिविडेंड का पे ऑफ कर दीजिएगा कैश में, कैश में अगर नहीं कर सकती कंपनी तो उसी का इक्वल अमाउंट क्या इसको क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर्स दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है याद रखिएगा, वो ये है कि ये एस्पेक्ट्स कंसीडर की जाएंगी बाय द एनसीएलटी, जैसे विद द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, विद द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, I knew it. What nonsense.
देखिए वेयर द कॉम्प्रोमाइज, आइए स्क्रीन पे देखिएगा, where the compromise or arrangement provides for conversion of preference shares into equity shares. Since preference shareholder given an option to either obtain the areas of dividend in cash or accept the equity shares equal to the value of the dividend payable. दूसरा कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स. ऑफ कोर्स याद रखना ये सबसेक्शन 7 कह रहा है कि कुछ सर्टेन मैटर्स, मतलब यहाँ पर सेंसिटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेगा कि प्रोटेक्शन, भाई बाकी लोगों को तो इंपैक्ट नहीं हो रहा है. वैसे तो हमने यहाँ पर अभी देखा सबसेक्शन 2 के अंदर जब हम डिस्क्लोजर दे रहे हैं कब कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग टाइम पे, तो हम कंसीडर करते हैं कि भाई बाकी जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स उनको इंपैक्ट ना हो. बट एनसीएलटी सबसेक्शन 7 में वापस ये कह रहा है कि हम इन सारे एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करेंगे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ अदर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स. भले वो ऑफ कोर्स पार्ट नहीं है इस पिटीशन के, एनसीएलटी 1 में पिटीशन फाइल नहीं कर रहे, एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन भैया उनका नुकसान तो नहीं हो रहा था. प्रोटेक्शन ऑफ अदर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स. Compromise or arrangement results in a variation of shareholders' rights. Of course, सेक्शन 48 अप्लाई कीजिएगा. 48 किसका कम नहीं सकता यार. यार इतना उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं कि आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है. ऑलराइट, अगर कोई आप मान लीजिएगा कोई कंपनी है जिसका मान लीजिएगा एप्लीकेशन किसमें लगा हुआ है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर लगा हुआ है, सिक कंपनी से केसेस के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहां से रिलीज करके एनसीएलटी एंटरटेन करेगा उसको. If compromise or arrangements is agreed by the creditor under subsection 6, alright sir, any proceedings pending before the board for financial and of course industrial financial reconstruction established in section 4 for clear sick industrial companies special provisions shall abate. क्योंकि उसको कौन हेयर करेगा अभी, NCLT. And other some such other matters including exit offer to descending shareholders if any in the opinion of the tribunal to be effectively implemented terms and compromise of the course. अब यहाँ पे ध्यान सुनना, मैं क्या आपको कह रहा हूँ, क्या फोकस करके क्या चीज याद करनी है. आप देखें क्लॉज ए के अंदर ना बात कर रहा है किसके, स्पेसिफिकली कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी. तो उनका डिविडेंड एरियाज है तो उसको कैश में पे कीजिएगा या इक्विटी दे दीजिएगा उनको उसके इक्वल अमाउंट का. दूसरा बात करता है किसका लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द क्लास ऑफ क्लास क्रेडिटर्स जिन जो दे आर नॉट अ पार्टी ऑफ द पिटीशन, मतलब जिन्होंने पिटीशन फाइल तो नहीं किया है लेकिन भाई हम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए तो कंसीडर करेगा एनसीएलटी. तीसरी बात, अगर आप यहां पर क्या कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं शेयरहोल्डर राइट्स, और वेरिएशन ऑफ शेयरहोल्डर राइट्स जब हम बात करते हैं सेक्शन 48 ऑफ कंपनी एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, खूब याद है यार, बहुत क्लासेस में डिस्कस किए हैं, ठीक है. सो वो आप यहां पर देखिए उसकी वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए. जब हम बात करेंगे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और आपने मान लीजिएगा कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी 6 इंडस्ट्रियल कंपनीज के स्पेशल प्रोविजंस में फाइल की हुई थी, कहां पर, BIFR के अंदर, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में, तो वो अबेट कर जाएगी. मतलब अभी उसको कौन एंटरटेन करेगा, एनसीएलटी, उसको छोड़ जाएगा उस तरीके से. एंड अगर लास्ट में हम बात करें, अगर किसी भी केस में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जिट भी करना है, कोई शेयर होल्डर है दे आर नॉट एग्री और कंसेंट विद योर दिस स्कीम और वो एग्जिट करना चाहता है, ऐसे केसेस के अंदर एनसीएलटी कंसीडर करेगा कि भाई उसको फेयर प्राइस पे एग्जिट मिले. अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ आपके लिए, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि एनसीएलटी भाई ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स की एप्लीकेशन को अप्रूव कर ही नहीं सकता जब तक कि उसके पास में सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट कि कंपनी का जो ऑडिटर है वो क्या ना कहे, साबित कर दे, मतलब और कंपनी का ऑडिटर का सर्टिफिकेट देता है कि कंपनी ना प्रॉपर्ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए गए हैं, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट ऑडिटर से मिलेगा, फिर ही इसको एनसीएलटी अप्रूव कर सकता है. देखो, नो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी सैंक्शन्ड बाय ट्रिब्यूनल अनलेस सर्टिफिकेट बाय द कंपनीज ऑडिटर हैज बीन फाइल्ड विद द ट्रिब्यूनल टू इफेक्ट दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ एनी प्रपोज्ड इन द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इन कंफर्मिटी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 133. कि भैया 133 के अकॉर्डिंग अब क्या होता है समझना है, आपको एक रियलिटी बताता हूं. मैं उम्मीद इसलिए करता हूं, जैसे मैंने अभी बोला सेक्शन 48 आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है, 133 आपने पढ़ा होगा. अगर मैं 133 48 को बताना स्टार्ट करूं तो ये सेक्शन, ये क्लास कहीं और ही पहुंच जाएगा. तो आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अब फाइनल का स्टूडेंट है, लेकिन मैं फिर बीच में बोल दूं, किसी को लगता है कि मुझे नहीं पता था सर, मुझे समझ नहीं आया है, 48 नहीं पता है सर, 133 नहीं पता है, तो आप मुझे याद रखिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा रिक्वेस्ट, स्टाफ मुझे बताएगा, मैं डेफिनेटली उसे कंसिडर करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें. चलिए, ऑलराइट सर. फिर कहते हैं भैया अब ये ऑर्डर आ गया एनसीएलटी से, बोला हाँ ऑर्डर आ गया, तो भैया कहां लेके बैठे हो, जाओ फाइल करो विद द आरओसी. ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार by the company within a period of 30 days of the receipt of the order. Alright sir. NCLT order मेरे को उम्मीद है कि आपको याद होगा, NC 28 लगाते हैं हम लोग उसके लिए, INC 28 NCLT के ऑर्डर्स होते हैं जो हम लोग NC 28 में फाइल करते हैं.
क्रिमिनल में डिस्पेंस विद द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर यहीं पे बस एक केस लॉ बनाया आपके को, आपकी बुद्धि टेस्ट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं कहाँ गया, ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 230, सेक्शन 230 सबसेक्शन 9 क्या कहता है कि अगर ना स्कीम जो है, ये क्या कह रहे हैं सर, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स का स्कीम जो है, इसको अगर एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी 1 जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे ना, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर ना, ध्यान सुनना, जिसके अंदर हमने देखा कि नॉट लेस देन 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि उसको एनसीएलटी कंसीडर करेगा, फिर मीटिंग कॉल करेगा। ध्यान सुनना, अगर 90% क्रेडिटर्स एनसीएलटी में 1 में एप्लीकेशन लगा रहे हैं और ये कंफर्म हो जाता है, ये कंसीडर कर लेती है एनसीएलटी कि हाँ भाई ये जो 90% है ये सही बंदे लोग हैं, मतलब हाँ जी यही लोग हैं जो हमें चाहिए थे, मतलब ये सही क्रेडिटर्स हैं, तो मीटिंग बुलाने का जरूरत नहीं है। 90% खुद लोग इकट्ठा होके आया है, समझो। क्रिमिनल में डिस्पेंस विद द कॉलिंग ऑफ, डिस्पेंस का मतलब समझते हैं ना कि जरूरत नहीं समझेगा मीटिंग कॉल करने का, ऑफ क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर वेयर सच क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर हैविंग एटलीस्ट 90% of value agree and confirm by way of affidavit to the scheme of compromise or arrangements। फिर सुन लो कितना क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर अगर 90% ही आ गया, अब कंपनी का टोटल मान लो 100 में से 90% खुद ही आके अपना इन वैल्यू लिख के दे रहा है कि हम कंफर्म करते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 एंड प्लस एनसीएलटी 2 एडमिशन ऑफ नोटिस। ऐसे केस के अंदर फिर एनसीएलटी मीटिंग कॉल नहीं करेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि एक क्रेडिटर निकल के आया, उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि एनसीएलटी ने कि बिना मीटिंग कॉल किए जो प्रैक्टिस की है वो गलत करी है। अब बताइएगा क्या वो एनसीएलटी ए में जाके अपीलेट में जाके अपील कर सकता है? बोला नहीं भाई, सबसेक्शन 230 सबसेक्शन 9 के कह रहा है कि अगर 90% इन वैल्यू क्रेडिटर्स क्लास ऑफ क्रेडिटर्स अपनी कंसेंट दे रहे हैं स्कीम ऑफ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट्स के लिए, तो मीटिंग कॉल करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं रह गया। Alright, so सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, अगर ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक है तो आपको बायबैक के सेक्शन 68 को फॉलो करना है। ऑलराइट सर, सिंपल सी बात है। और अगर यही सबसेक्शन 11 का कह रहा है कि अगर ये टेक ऑफर से रिलेटेड है, सर क्या टेक ओवर ऑफर से? हाँ अभी बताता हूं आगे, टेक ओवर ऑफर से रिलेटेड है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स सर केसेस के अंदर, याद रखिएगा स्कीम बोल रहा हूं, तब आपको टेक ओवर के प्रोविजंस फॉलो कर रहे हैं। बोलो सर ठीक है, ये सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 में बोला गया। अब यहां से ना रूल्स स्टार्ट होते हैं। अब यहां पर रूल्स स्टार्ट होते हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा? ये लो तुम्हारे लिए इजी क्या हुआ है, इनको नोट जरूर कर लेना। एप्लीकेशन टू एनसीएलटी हम किसमें दे रहे हैं? एनसीएलटी 1 में। एडमिशन ऑफ कोर्स नोटिस ऑफ एडमिशन किसमें जा रहा है? ये भी पार्टी एनसीएलटी 2 में देगा एडमिशन, ठीक है सर। फिर आता है एफिडेविट एनसीएलटी 6, एफिडेविट में याद होगा लेटेस्ट आपको फाइनेंशियल पोजीशन, ऑर्डर का रिपोर्ट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उसकी डिटेल, प्लस अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग है तो अदर डिटेल्स जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिटर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट CAA 1 के अंदर जाएगा। इसके अलावा आपको अदर जो सिक्योर क्रेडिटर है वो लोग प्रोटेक्टेड है, अनसिक्योर्ड को प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये सारी एस्पेक्ट्स अभी डिस्कस की थी वो हमारा एफिडेविट में जाएगा, ठीक है सर। फीस वगैरह जो है हमको बताना पड़ेगा, प्लस डिस्क्लोजर सेक्शन 230 सेक्शन 2, वही मैंने अभी आपको जो आपको दिखाया है बताया है, याद कर लो यार। ये डिस्क्लोजर आ गया हमारा जो सेक्शन 230 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग है, याद आ रहा है? ये अभी बताया था, क्या है? उम्मीद कर रहा हूं, देखो शक्ल की अभी तो पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अभी रूल्स में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रूल्स आपको बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैंने सारी बीच बीच में ही आपको फॉर्म्स वगैरह बता दिए। अब यहां से आता है ना सेम वही फॉर्म्स रिपीट किए हुए हैं जो आपको बता रहा हूं। जैसे अब देखो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, यहां पे नोट कर लो फटाफट से। आओ, कहता है ज्वाइंट एप्लीकेशन में बी फाइल्ड बाय मोर देन 1 कंपनीज। ज्वाइंट एप्लीकेशन, अगर ये स्कीम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का एक से ज्यादा कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पर सेम, और दोनों सेम, लेकिन याद रखना ऐसा क्या कह रहा हूं, ग्रुप ऑफ जो क्रेडिटर सेम है, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर है, कंपनी ए और कंपनी बी, इनका क्रेडिटर लोग जो है सेम ग्रुप भी है। सेम मतलब क्रेडिटर जो ए कंपनी का वही क्रेडिटर बी कंपनी का भी है, इन दोनों ने ही कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स की एप्लीकेशन लगा रखी है। तो कंपनीज की डिस्क्रिप्शन पर है
क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन से नहीं है, याद रखना। कंपनीज अपनी डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइंट एप्लीकेशन लगा सकती हैं, वो भी ज्वाइंट एप्लीकेशन भी याद रखिएगा NCLT फर्स्ट में ही जाएगी, ठीक है, ठीक है सर। तो ज्वाइंट एप्लीकेशन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज है। फिर बोल दूं, क्लियर है। आगे ये भी कहा गया कि ज्वाइंट एप्लीकेशन कंसीडर करते वक्त एनसीएलटी ये देखेगा कि इन कंपनी से भी रिलेशनशिप क्या है, क्या वो होल्डिंग सब्सिडरीज हैं, क्या वो एसेट कंपनीज हैं, किस तरह की रिलेशनशिप है या नहीं है, ये जस्ट चेक किया जाएगा, ठीक है सर। फिर कहता है कंपनी, अगर कंपनी एप्लीकेंट नहीं है, मतलब हमने देखा कि NCLT 1 जो एप्लीकेशन फॉर्म लगाया जा रहा है वो कंपनी फाइल नहीं कर रहा है, तो कोई और कर रहा है। कोई और कौन कर रहा है? मेंबर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, लिक्विडेटर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखिए क्या होगा कि हम NCLT 2 और NCLT 6 के डिटेल्स देंगे जो हमने सीखी थी अभी। मतलब NCLT 2 मतलब ऑफ कोर्स NCLT 1 के साथ NCLT 2 भी जाएगा, एडमिशन ऑफ नोटिस प्लस एफिडेविट किसमें जाएगा? NCLT 6 में। किसको दिया जाएगा? सेंड टू कंपनी एंड लिक्विडेटर। क्यों भाई? क्योंकि समझो कंपनी के ही खिलाफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स की स्कीम आपने फाइल की हुई है, मतलब NCLT में एप्लीकेशन लगाया, कंपनी को तो बताओ। और अगर वाइंडिंग अप की बात हो रही है, ध्यान सुनना, अगर वाइंडिंग अप की बात हो रही है और लिक्विडेटर है, ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स की एप्लीकेशन फाइल कर दी गई और वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है, इधर मेंबर्स में या क्रेडिटर ने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स की एप्लीकेशन लगा दी NCLT 1 में, ऐसा केस में कंपनी को और उसके लिक्विडेटर को नोटिस भेजा जाएगा विद इन 40 डेज ऑफ द। अभी क्या कह रहा है? विद इन 40 डेज। 40 डेज का मतलब कम से कम आप 14 दिन पहले आप इंटीमेट करते हैं। कब से? जब भी आपने, मान लीजिएगा NCLT ने 15 जनवरी का डेट दिया है हियरिंग का। किसके लिए डेट दिया है? हियरिंग। डेट फिक्स हुई है हियरिंग की 15 डेज की, तो आपको 1 जनवरी तक हर हाल में इन लोगों को नोटिस भेजना होगा, कंपनी को और लिक्विडेटर को। कब कह रहे हैं? जब कंपनी खुद एप्लीकेंट नहीं है। एप्लीकेंट यहां पर मेंबर हो सकता है या क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ठीक है? बोला सर ठीक है। कितना दिन पहले? 14 डेज पहले। फिर कहता है डिस्क्लोजर आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर एंड क्रेडिटर। अभी इंपॉर्टेंट है, पता लगा फर्जी के फर्जी खड़े हुए हैं जो कंसेंट दे रहे हैं, पता लगा ऐसा पास करवा रखा है, फर्जी है सारे मेंबर्स, या क्रेडिटर के जो लिस्ट बना के दे रखा है वो फर्जी है। मतलब बोला नहीं, आइडेंटिटी डिस्क्लोज कीजिएगा प्रॉपर्ली उनका, ठीक है, विद एफिडेविट, वही हमने बताया था आपको भी। चलिए ऑलराइट, ये अब देखो ये भी मजेदार है। सब सेकंड रूल, सब रूल 5 है, रूल 3 का सब रूल 5। सर कहां से पढ़ा दिया आपने रूल 3? अरे भाई ये पढ़ तो रहे हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रूल्स में, रूल 3 सब रूल 5, ये भी टेक ओवर से रिलेटेड है। बड़ा देखो फटाफट देख लेते हैं एक बार। कहता है अ मेंबर ऑफ कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टेक ओवर इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 11, अभी बात किया था उसका ही। when a member along with any other person holds not less than 3/4 of the company shares, अब उसके पास कितना है भाई? 3/4 से कम शेयर्स नहीं है, अकेला या किसी के साथ भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो कह रहे हैं रिमेनिंग शेयर्स है भाई, मैं खरीदना चाहता हूं। NCLT को क्या बोल रहा है? मैं रिमेनिंग शेयर्स खरीदना चाहता हूं टेक ओवर थ्रू, ठीक है। इन द कंपनी सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर एक्वायरिंग द एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। बात पकड़ मारा है। सबसेक्शन 5 सब रूल 5 ऑफ रूल 3 किसका है सर? कंपनीज अरेंजमेंट कॉम्प्रोमाइज अमेंडमेशन का रूल कह रहा है, सब रूल 5 जो टेक ओवर की बात कर रहा है कि अगर कोई मेंबर अकेला अलोंग विद अदर मेंबर और कितना नॉट लेस, अच्छा दूसरा बिना चाहिए होगा, मैं बताऊंगा बाद में, बट अगर 3/4 अगर वो होल्ड कर रहा है तो रिमेनिंग पार्ट मांगने के लिए कह रहा है, बोलो ठीक है बच्चे को दे दो। अब यहां पर टेक ओवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना देखेंगे, देखो I hate this nonsense, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो एप्लीकेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टेक ओवर ऑफर कंटेन्स द फॉलोइंग। क्या क्या देखेंगे? पहली बात हम बताएंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर का डिस्क्लोज किया किस बारे में, क्योंकि शेयर्स की प्राइस, क्योंकि आप जिन लोगों के रिमेनिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप दोनों क्या आज के डेट में प्राइस ऑफर कर रहे हैं, कंपनी की वैल्यू के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। तो रजिस्टर्ड वैल्यू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स प्रपोज्ड टू बी एक्वायर्ड बाय द मेंबर्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स। जैसे हाईएस्ट प्राइस, अब ये ना टेक ओवर में तुमने पढ़ा भी होगा, उम्मीद कर रहा हूं, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है ना, अगर मान लीजिएगा जब हम बात कर रहे हैं यू नो व्हाट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के रिमेनिंग पार्ट को लेने के लिए, तो वहां प्राइस निकाला जाएगा कि भैया कितने प्राइस पे मैं आपका शेयर खरीदूंगा, किनका? रिमेनिंग शेयर होल्डर्स का।
उसके लिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे पहला कहता है रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूअर, ठीक है, वो किन फैक्टर्स को देख के बनेगी कि मैं, हाँ यार, एक्वायरर आपके एग्जिस्टिंग टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना शेयर पर खरीदेगा, तो उसके लिए क्या कर रहा है, हमने रिजर्व वैल्यूअर का रिपोर्ट देखा। रिजर्व वैल्यूअर का जो रिपोर्ट है कुछ दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पे? हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द 12 मंथ्स। एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ एक्विजिशन, ग्रुप ऑफ पर्संस फॉर एक्विजिशन, मतलब मैं एक्वायरर या मेरे एक्वायर, हमारा ग्रुप है, हम लोगों में से जो हम लोग एक्वायरर हैं, उनमें से किसी ने भी पिछले 12 महीने में सबसे ज्यादा जो प्राइस पे किया था उसका कंपनी शेयर्स के लिए, अगर मान लीजिएगा आपने 1500 रुपीज पर शेयर पे किया हुआ है तो 1500 ही कंसिडर किया जाएगा। एंड द फेयर प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय द रिजर्व वैल्यू आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द वैल्यूएशन पैरामीटर्स इंक्लूडिंग रिटर्न ऑन नेट वर्थ, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, अर्निंग, ईपीएस है, प्राइस, ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग, मैं बता दूं, सारे मेथड्स है कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी हाईएस्ट प्राइस आएगी वो उनको पे ऑफ की जाएगी, ठीक है। दूसरा, डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, तू एक्वायरर है, तुम एक्वायर करना चाहते हो रिमेनिंग शेयर्स, अज्यूम कर लीजिएगा 100 CR का ट्रांजैक्शन है, 100 करोड़ का, तुम्हारे अकाउंट में कम से कम 50 करोड़ तो होना चाहिए। एक्वायरर देखो, there is a bank account to be opened separately by the member when some of the amounts not less than 1/2 of the total consideration of takeover of this deposit। तो भैया अगर आप चाह रहे हैं एनसीएलटी पहुंच गए, एनसीएलटी हम 3/4 होल्ड करते हैं और हम रिमेनिंग शेयर होल्डर्स का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो एनसीएलटी क्या कर, जाओ रजिस्टर्ड वैल्यू का रिपोर्ट लेकर आओ, उसमें फेयर प्राइस देखेंगे शेयर का क्या है, वो किस पे बेस्ड होगी, पहले हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द एक्वायरर, ग्रुप ऑफ एक्वायरर, वो ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप ऑफ एक्विजिशंस इन लास्ट 12 मंथ्स, उसमें जो हाईएस्ट प्राइस पे किया वो। दूसरा इंपॉर्टेंट, हम यार देखिए यहाँ पे फिर मार्केट वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे डाउन डिफरेंट बेसिस, जैसे कंपनी का ईपीएस कितना है, वैल्यूएशन नेट वर्थ के बेसिस पे देखेंगे, ये कुछ फैक्टर्स से कंसीडर करके देखेंगे। एंड थर्ड, जो इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि आप एक्वायरर आपका अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सेपरेटली आप अकाउंट ओपन करेंगे जिसके अंदर लेट्स कम से कम 50% अमाउंट ऑफ टेक ओवर, जो भी आप कंसिडरेशन है, टेक ओवर कंसिडरेशन, उसका 50% अमाउंट आपका डिपॉजिट होना चाहिए। इन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी। ऑलराइट सर, देखो क्रेडिट रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट CAA1 अभी डिस्कस करता। अच्छा, टेक ओवर वाला है ना, तुम अभी घबराना मत भाई, ये सिर्फ यहाँ पर स्कीम के पर्सपेक्टिव से नहीं बताया है, अलग से सेशन चलेगा, उसका मैं डिटेल में पूरे चैप्टर में पोस्टमार्टम करूंगा इसका, यहाँ तो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है इसलिए बताया, ठीक है। फिर अगेन वही फॉर्म्स आ गए, देखो हमारे वेयर मीटिंग ऑफ एनी क्लास, किसमें देंगे, CA2 के, अब ये इसलिए तुमको पहले याद करवाता ऊपर, वो सेम फॉर्म के अंदर देंगे। नोटिस कौन सेंड करेगा, ऑफ कोर्स मीटिंग का जो चेयरपर्सन है वो सेंड करेगा, या फिर सुनना, मीटिंग कौन सर, कौन सी है मीटिंग कॉल करने के लिए कहा ना तुमने, एनसीएलटी ने ऑर्डर किया कि चलो मीटिंग कॉल करो, बात पकड़ में आ रहा है, उसके लिए CAA2 फॉर्म तुम सबको इंडिविजुअली सेंड करोगे। उस मीटिंग का चेयरमैन पहले होगा ना कोई, तो चेयरमैन क्या करेगा, सबको सेंड करने का ड्यूटी है, एनसीएलटी बताएगा, नहीं तो एनसीएलटी बताएगा कौन किसको ऑथराइज कर रहे हैं, कौन पर्सन है जो मीटिंग कॉल करेगा, ठीक है। नोटिस विल बी सेंड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग, और इफ ट्रिब्यूनल सो डायरेक्ट्स बाय द कंपनी इट्स लिक्विडेटर एनी अदर पर्सन, ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट है, कुरियर है, ईमेल है, हैंड डिलीवरी है, ऑलमोस्ट सारी मोड ऑफ डिलीवरी उन्होंने तैयार किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड टू द लास्ट दियर नोन एड्रेसेस एटलीस्ट 1 month बिफोर द डेट फिक्स फॉर द मीटिंग, ये भी मैं बताया था आपको, 1 month बिफोर, जो लास्ट महीने से 1 महीना पहले लास्ट तक जो यहाँ उनके एड्रेस कंफर्म थे। अब इंपॉर्टेंट समझना, क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को लास्ट 1 महीने पहले तक जो मेरे पास लेटेस्ट एड्रेस था उसी पे भेजूंगा, ठीक है। अब रिसेंटली रिसीव हुआ है और नोटिस हम भेज चुके हैं, तो ये भाई साहब ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम नोटिस जो देखेंगे सेंड करेंगे, हम देखेंगे लास्ट 1 महीने तक किस किसका एड्रेस अपडेटेड हुआ है, क्लियर है। डेट फिक्स की है नोटिस मीटिंग की, वहां से it is hereby clarified that the service of notice of a meeting shall be deemed to be effective in case of delivery by post at the expiry of 48 hours। of course हम जानते हैं 48 hours का मतलब क्या है, क्यों देखो समझो ना, ट्रांसपोर्टेशन भी तो होती है ना, समझ रहे हो। क्या होगा, आपने नोटिस बाय डिलीवरी ऑफ पोस्ट भेजा, पोस्ट का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि थ्रू आउट द इंडिया 48 आवर्स के अंदर आप एक कोने से इंडिया के दूसरे कोने तक नोटिस आपका मतलब बाय पोस्ट पहुंच जाता है। तो जैसे ही 48 आवर्स एक्सपायर हो गए, हम ये मानेंगे कि वो डिलीवरी इफेक्टिव हो चुकी है, इफेक्टिव हो चुकी है। इसका यूज क्यों करेंगे, बेसिकली यहाँ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम क्योंकि यहाँ टाइम दे रहे हैं 1 महीना पहले का, हम यहाँ पे जो 48 आवर्स हैं इन्हें हम एक्सक्लूड करेंगे व्हाइल वी कैलकुलेट द 1 month, ठीक है सर। नोटिस किस किस को जाएगा, ये सेम बात है, बस इसको मत देखना वापस। अब नोटिस में क्या क्या लिखा होगा देखो यार,
डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग, जनरल एस्पेक्ट्स आएंगे सारी, कंपनी का सिन है, जीएनएल नंबर अगर ग्लोबल लोकेशन पर है तो, पैन नंबर, कंपनी नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये जनरल पैरामीटर्स हैं भाई, ये याद रखने हैं, वैसे ही रीड करने हैं एक बार के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से वही सारी बातें अभी डिटेल डिस्कस की हुई है सारी। मैं तुमको एक बार सजेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये रीड करके जाना, एक आइडिया मिल जाए। जैसे यहाँ पे कह रहा है डिस्क्लोजर अबाउट एमपीज के, डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर, डिपॉजिट क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज, डिपॉजिट ट्रस्टी, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनीज, ठीक है। अगर 5,000 10,000 एम्प्लॉयज है उनका पर्टिकुलर से नहीं लिख के मेंशन करना है। यहाँ पे जो अगर देखा जाए टोटल नंबर स्ट्रेंथ्स बतानी है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ एमपीज, अब देखो यहाँ पर है ना, ये देखो ना, अलग पॉइंट सेपरेट। डिस्क्लोज अबाउट अ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट ऑन मैटर इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, कैंपियन, पर्सनल्स एंड डिबेंचर ट्रस्टीज। सर एक मिनट सर ये जो आपने ऊपर बताया ये छोड़ देंगे हम लोग? अरे भाई छोड़ना नहीं है, आराम से जब फ्रेश हो आराम से कहीं बैठना, उठा के सब इसको रीड करके जाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक जनरल आइडिया तो पता रहे कि नोटिस में क्या क्या कंटेंट्स आएंगे, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं तुमको, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ आप देखो टर्म्स बताना स्टार्ट किया, इंटरेस्ट का मतलब है। फिर सेक्शन 247 में लेटेस्ट पढ़ा था कि जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वैल्यूएशन जो की जाएगी बाय द रजिस्टर्ड वैल्यू, सेक्शन 247 ऑफ कंपनी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, या इसके साथ बताया था कि वो वैल्यू जो रजिस्टर्ड होगा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हैविंग 10 years एक्सपीरियंस, वो रजिस्टर्ड वैल्यू ट्रीट होगा। ये सिर्फ यहाँ पर जनरल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तुम पढ़ के आए हो, तो अगर तुमने पढ़ा, देखो यहाँ पे इन्वेस्टिंग प्रोसीडिंग स्पेंडिंग इसकी डिटेल्स देनी है, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं सारी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फॉर मेकिंग द ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ इंस्पेक्शन बाय द मेंबर क्रेडिटर, कौन सी लेटेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टर्मिनल्स मीटिंग जो कौन कंडक्ट कर रहा है उसके बारे में, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ये सब वही है जो अब तक ऊपर तुम पढ़ते आ रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए। ऑलराइट, इधर देखो CAA2 अभी बताया था, ये जब आप नोट इंडिविजुअल सेंड करते हैं तो साथ साथ आप न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट देंगे। Ties inform CA2 in the latest one English newspaper and one English vernacular newspaper, wide circulation state in the rest of the company situated or newspaper and directed by the terminal shall also be placed on not less than 30 days before the date fixed for the meeting। अब ऐसा थोड़ा ना बाद में, ठीक है। ऑफ कोर्स जो कंपनी का लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज पे सेबी को भी बताना है, स्टॉक एक्सचेंज अपना वेबसाइट पे मेंटेन करेगा इसको। CAA3 किन को दिया जाएगा? रेगुलेटर्स को, कंसर्न रेगुलेटर्स को। कहता है नोटिस shall be sent in form CA3 shall be accompanied by the copy of the scheme of arrangement and explanatory statement, disclosure mention, किस को देंगे यार? सेंट्रल गवर्नमेंट है, ROC, इनकम टैक्स अथॉरिटी, RBI, सेबी, CCI, अदर सेक्टर रेगुलेटर्स, वो सब बात सब इसका वापस स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन लोगों के पास कितना टाइम होगा रिप्रेजेंटेशन का? 30 डेज होगा। ये रिपीट हो रहा है। अगर तुमने मेरी बात अभी तक का ऊपर से नीचे तक सारी कहानी ढंग से सुनी है तो तुम्हें यहाँ तो सिर्फ एक रिवीजन करने का मौका मिल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, फिर उम्मीद कर रहा हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पर या वीडियो कमेंट बॉक्स में, जहां तुम कभी पूछते नहीं हो, लेकिन शर्माया मत करो, पूछ लिया करो। और व्हाट्सएप पे पूछना है व्हाट्सएप पे पूछो, आंसर जहां आपको सुटेबल लगेगा वहां डेफिनेटली आपको देंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग 231 ऐसे 32 बहुत छोटे छोटे भी सेक्शन हैं। इस वाले सेक्शन को पहले इसलिए लिया गया क्योंकि भैया बेसिक्स तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी टेस्ट को मिस मत करना, अच्छा स्कोर करने का की यही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहो। गुड बाय, टेक केयर।